बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया मेहदी हसन को और उनका ये ख्याल था कि शायद वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरह इसे भी ज़ेर कर लेंगे। वो ये भूल गए थे कि उनके सामने मेहदी हसन है जो अमेरिका की हुकूमत से नहीं डरता, जो इसराइल की आंखों में आंखें डालकर हर शहीद होने वाले बच्चे की दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वकालत कर रहा है। वो क्या ख्वाजा आसिफ से डर जाएगा? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डर जाएगा? क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत से डर जाएगा? और क्या वो उस हाथ मिलाने वाली शख्सियत से डर जाएगा जिसने डोनाल्ड ट्रंप से जाकर वाइट हाउस में हाथ मिलाया और एक नए दौर के आगाज़ का हमें जो है वो संदेशा दिया जा रहा है? तो मेहदी हसन साहब का सामना हुआ जी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ और ख्वाजा आसिफ साहब को शौक था कि वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में आए, उनके बारे में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और एक ऐसी ऑडियंस को वो अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख सकें जो बाहर की दुनिया पाकिस्तान के बारे में जो उनका ख्याल है उसे वो जानने की कोशिश करें इस इंटरव्यू और इस मौक़िफ़ के ज़रिए। तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके साथ इतनी बुरी होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दिया और मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू में उनसे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में बॉस कौन है ये सवाल किया गया। एक एम्बैरेसमेंट है जी हर पाकिस्तानी के लिए जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे। सवाल हुआ कि सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि इमरान खान को अडयाला जेल से व्हाट्सएप कॉल पर पेश किया गया, ना ही उनकी आवाज़ आई और ना ही जज साहब क्या कह रहे थे खान साहब को आवाज़ गई। तो ये किस किस्म का ट्रायल है? तो इस पर ख्वाजा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि आप इसको छोड़ें, इमरान खान जेल में बैठकर ट्विटर अकाउंट चला रहा है। अब पाकिस्तान में जो सहाफ़ी है ना, हमारे दोस्त, हमारी जर्नलिज्म और बरतानिया या वेस्ट की जर्नलिज्म में से इसमें बड़ा फ़र्क है। यहाँ भी डंडी मारी जाती है, लेकिन जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना तो आपको साबित करना पड़ता है। और ख्वाजा आसिफ के पास क्या सबूत है कि इमरान खान जेल से बैठकर अपना ट्विटर अकाउंट चलाते हैं? अब इस पर मेहदी हसन ने इनको कन्फ्रंट किया। मेहदी हसन ये कहते हैं कि आपने कहा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भारत से चलता है, तो मैं आपकी कौन सी बात को यकीन करूं इस पे कि ये भारत से चल रहा है या जेल से चल रहा है? और क्या आपके पास इस बात के सबूत हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भारत से या फिर जेल से चल रहा है? और क्या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है? तो इस पर ख्वाजा साहब ने कहा जी कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और हाँ, फिर जब उन्हें दोबारा से कन्फ्रंट किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि जी सबूत हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मैं सबूत यहाँ पे दिखा नहीं सकता और वो सबूत जो हैं वो वक्त आने पर दिखाए जाएंगे। भाईजान, कानून आपका, अदालतें आपकी, ये जज जिनको आपने गोद लिया हुआ है, ये सब आपके, निज़ाम आपका और हर तरफ आपके चर्चे हैं और हर चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया। तो एक और केस बना दें इमरान खान के ऊपर कि जेल से इमरान खान, देखें ये वो फ़ोन है जिसके ज़रिए इमरान खान पाकिस्तान में अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो चला रहा है। अब वेस्ट के अंदर जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको इसका सबूत भी देना पड़ता है। पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के सम्राट और जिस निज़ाम को आप लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये केस पाकिस्तान में डेफेमेशन का किसी अदालत में जाएगा तो नहीं चलेगा। और ऑब्वियसली वहाँ पे जज को डरा धमका कर या फाइल तैयार करवा कर मौक़िफ़ को आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में सर ऐसा नहीं होता। चाहे आपके सामने जितना मर्जी बड़ा हुक्मरान हो और जो मर्जी हो, आपको अदालत के सामने इसका जवाब देना होता है। मेहदी हसन ने फिर ये भी सवाल किया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए कानूनी निज़ाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप रिपोर्ट देख लें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान में जो अदालत है, जो निज़ाम इंसाफ है, वो किस तरह से एक टूल बन गया, आलाकार बन गया, हथियार बन गया पाकिस्तान में ताकतवरों का, जो इमरान खान के सर पे, इमरान खान के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के एक ग्रुप की रिपोर्ट भी आई कि इमरान खान को किस तरह से कानूनी तौर पर दीवार के साथ लगाया गया। ख्वाजा साहब के पास जी इसका भी जवाब नहीं था और उन्होंने कहा जी कि मैं उनकी राय से इत्तफाक नहीं करता। और उनका फिर एक दावा यह भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हर लिहाज से पाकिस्तान में मिसाली किस्म की आज़ादी हासिल है। देखें, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में जो लोग सच बोलते हैं या तो उनको हटा दिया जाता है या फिर उनको गायब करवा दिया जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दे सकता हूँ माजी करीब की। काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम को आपने बंद कर दिया, ठीक है। काशिफ अब्बासी की मिसेस महर बुखारी बैंक में गई और उन्होंने जाके अपने अकाउंट को ऑपरेट करने की कोशिश की, पता चला जनाब कि ये ब्लॉक हो गया। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान में
बहुत सारे सहाफ़ियों को नौकरी से निकाल दिया गया। आप देख लें, बताया जाता है कि वो ईसा नकवी को भी उन्होंने फारिग कर दिया। इससे पहले समीना पाशा है। एक लंबी लिस्ट है सर, एक बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। और क्यों नौकरी नहीं मिलती? क्योंकि आप उनका बयानिया नहीं चलाते। एक लंबी लिस्ट है। आप देख लें कि ये फलक जावेद के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान में अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला आज तक। पाकिस्तान में अरशद शरीफ से पहले जो सहाफ़ी शहीद हो गए उनको सर इंसाफ नहीं मिला। बलूचिस्तान को इंसाफ नहीं मिलता, पंजाब को इंसाफ नहीं मिलता। एक खबर आई थी कि जनाब ये जो ग्रीन लेन आपने बनाई है ना, ये पैसे का ज़या है। आपने क्या किया उस बच्चे के साथ? आप देख लें, उसको उठा लिया जाता है क्योंकि वो मरियम के गुण नहीं गा रहा था। तो कौन सी सर आज़ादी और कहाँ की सहाफ़त? मेहदी हसन साहब ने फिर एक और भी सवाल किया कि इमरान खान का जेल में ट्रायल क्यों हो रहा है, इसे पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? तो खालिद साहब ने इसका कहा जी कि नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ। अब देखिए, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 72 बरसों में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्योंकि बुरा हो रहा था आप भी बुरा करें। मेहदी हसन ने इसका जवाब दिया कि दलील ये है कि पिछले 78-72 बरसों में पाकिस्तान में जो कुछ खराब होता रहा, इसलिए आज हम इमरान खान के साथ भी वही कुछ करेंगे। यही होता है ना। ख्वाहिद साहब ने जी मुतादिद दफ़ा, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, इनके जितने भी लीडर्स हैं आप उठाकर देखें ना, यही आपको जवाब देंगे यार हमने नहीं सज़ा काटी, मरीम को सज़ा नहीं मिली, अगर बुशरा बीबी को सज़ा मिल गई तो कौन सी क़यामत आ गई। ये नहीं है सर बात ये है कि रूल ऑफ लॉ, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। और सर अगर ख्वाजा साहब ज़्यादा देर बैठते तो मेरा ख्याल है कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहते, क्योंकि पाकिस्तान की एक अदालत, मिलिट्री कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उसकी कॉपी कहाँ पे किसी को नहीं पता। आप क्या करते हैं कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर को आपने उठाकर जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले कर दिया, और अदालत में जब पूछा गया कि हुक्म कहाँ पे है तो जेलर कहता है सर मेरे पास कोई हुक्म नहीं है। वो कहना क्या चाह रहा है, सर मुझे सिर्फ फ़ोन आया था, कुछ लोग आए थे, इनको मेरे हवाले किया और वो सज़ा काट रहा है। तो जिस मुल्क के अंदर जो हुक्म दिया वो हुक्म लिखने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है और आप में हिम्मत नहीं है, आपने पाकिस्तान में क्या करना है? सर 45 दिन थे और देख लें 135 दिन, इससे भी ज़्यादा शायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन रूल ऑफ लॉ, अपील का हक आपको नहीं नजर आ रहा। ये भी सवाल हो जाना था ख्वाजा साहब से कि पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं। अब एक और झूठ जी उनका पकड़ा गया। ख्वाजा साहब ने मेहदी हसन के शो में कहा कि वो 6 माह कैद रहे। ख्वाजा साहब को जी 29 दिसंबर 2020 को नैब ने गिरफ्तार किया। ये तारीखें नोट करते जाएं। 22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशियल उनका कर दिया जाता है। 16 फरवरी को आंखों के इलाज के लिए जेल से म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। फिर 11 मार्च को जिन्ना अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया जाता है और ख्वाजा आसिफ 11 मार्च से रिहाई के दिन 24 जून तक जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज रहे। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद जेल हुकाम ने जिन्ना अस्पताल से ही उनको रिहा कर दिया। वो कभी दोबारा जेल नहीं गए। तो ख्वाजा साहब कहते हैं जी हमने भी तो जेलें काटी हैं। और आज मैं इनकी ना तकरीरें देख रहा था, उसमें मुझे एक शख्सियत ओन चौधरी साहब नजर आई। इनकी जमहूरियत के लिए क्या खिदमात हैं। ऐसी शख्सियात आपको ना हर दौर में मिलेंगी, खिदमत के लिए रखी होती हैं। अब इनकी काबिलियत क्या है ये खुद बेहतर बता सकते हैं। और हर हुकूमत में ना ये बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ लटक जाते हैं। ऐसी शख्सियात आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अब ओन चौधरी इस दौरे पे क्यों हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। इन्हें ये भी शर्फ हासिल है कि इन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिए, और ये इनकी खुशकिस्मती और नवाज शरीफ साहब की बदकिस्मती है कि उन्होंने भी इनको वोट दिया। ऐसे ही है। तो ओन चौधरी साहब भी हमें नजर आए और कुछ और शख्सियात भी नजर आई। एक और भी बीबी हैं वो नजर आई हैं, उनके बारे में ख्वाजा साहब बोल पड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन एक सवाल दोस्तों ऐसा था, जो दुनिया की जमहूरियत जहां भी आप देखते हैं ना, जो जिसका ताल्लुक अवाम से होता है, जो ट्रू डेमोक्रेसी है, वहां पे सर ये सवालात होते हैं। अमेरिका में अब ये सवाल हो रहा है और मेहदी हसन साहब ने ये सवाल पूछ लिया कि ज़्यादातर ममालिक में फ़ौज का सरबराह वज़ीर दिफा को जवाब देते होता है। ठीक है जी, लेकिन आपके मुल्क में आप बतौर वज़ीर दिफा फ़ौज के सरबराह को जवाब दे क्यों नहीं है। दूसरे ममालिक जैसे यहाँ अमेरिका में उन्होंने हवाला दिया, फ़ौज के सरबराह को फारिग कर सकते हैं यहाँ के जो आपके वज़ीर दिफा हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जवाब या इसका ये जो सवाल इन्होंने पूछा ये आपको मीडिया पर नज़र नहीं आएगा। तो ये कहते हैं जी कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान में मीडिया को है, PTI के लोगों को है, शायद किसी और को। तो ये उनका झूठ था। फिर क्या ऐसा नहीं, आसिम मुनीर आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये भी उन्होंने कहा। ख्वाजा साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं तो सियासी वर्कर हूँ और उन ममालिक में और मॉडल है, पाकिस्तान में और मॉडल है, इसे डीप स्टेट कहते हैं, हमारे यहाँ हाइब्रिड निज़ाम है। ख्वाजा साहब ने खुद को ज़्यादा ताकतवर कहने से गुरेज किया और ख्वाजा साहब ने यह भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम है। मुझे नहीं समझ में आई कि जब वो ये कहते हैं ना कि अमेरिका में एक डीप स्टेट है, तो पाकिस्तान में क्या डीप स्टेट नहीं है।
और अगर वहां पे डीप स्टेट है, लेकिन उस डीप स्टेट के होने के बावजूद वहां का जो पब्लिकली इलेक्टेड बंदा है वो वहां के आर्मी चीफ को बरतरफ कर सकता है, ये सवाल था जिसका जवाब नहीं दे सके। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी बात हुई और मेहदी हसन ने यह सवाल किया कि सऊदी किंग ने अमेरिकी सेनेटर को कहा था कि हमें बम बनाने की जरूरत नहीं, हम पाकिस्तान से खरीद लेंगे, क्या आप न्यूक्लियर बम बेचने का इरादा रखते हैं? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि हम जिम्मेदार लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है कुछ ऐसा करेगा। इसराइल के हवाले से भी बातचीत हुई और मेहदी हसन ने यह भी सवाल किया कि क्या आपकी हुकूमत ने अमेरिका से बात की कि वो इसराइल को रोकने के लिए इसकी फंडिंग बंद करे? देखिए, ये वो सवाल है जो मैं आपके सामने पिछले 4-5 दिनों से कर रहा हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत, आप इतने करीब बैठे हुए थे ना, जिसके ऊपर हमें पूरे कसीदे पढ़ के सुनाए जा रहे हैं और लोग एक ना पलटून आपके साथ चल रही है, और वो क्या करते हैं, वो इकबाल बुलंद कर रहे हैं, वाह हा सर क्या टाई आपने पहनी है, सर आपका बोलने का अंदाज, आपका पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, हमें तो यही सर सुनने को मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है ये हमें कुछ मालूम नहीं है। माइनिंग, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बदले में आप क्या देंगे? सर ये वो सवालात हैं जिसका जवाब आना चाहिए था। और आज देखें, मेहदी हसन ने भी वही सवाल किया कि फंडिंग क्यों नहीं बंद करते इसराइल की? अमेरिका को कौन कि सर फंडिंग बंद कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही आपने सवाल अमेरिका के सामने रखा। गो कि अमेरिका ने कह दिया है कि एनएफ इज एनएफ और हम नहीं चाहेंगे कि वेस्ट बैंक जो है इसको आपस में मर्ज किया जाए, और मैंने इसराइल को कह दिया है कि बहुत हो गया तमाशा, आप इसको बंद करो। सर 60,000 के करीब, बल्कि इससे ज्यादा नंबर ये ऊपर जा रहे हैं, हर एक घंटे में एक बच्चा शहीद हो रहा है, बल्कि नंबर ये फ्रीक्वेंसी शायद इससे भी ज्यादा है। और अमेरिका जो है अगर अपने आज बम बंद कर दे, इसराइल को असलहा देना बंद कर दे, तो ये तबाही नहीं आएगी, इसराइल को देखना पड़ेगा दूसरी तरफ, और उसके पास क्या ऑप्शन है। आज जब यूनाइटेड नेशन में खिताब होता है नेतन्याहू का, पूरी जो हॉल में पब्लिक बैठी थी वो उठ के चली गई, तमाम सरबराहान, डिप्लोमेट्स, उन्होंने उसकी तकरीर सुनना जो है गवारा नहीं की, और वो एकदम परेशान हो गया कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अगर अमेरिका इनके साथ ना खड़ा होता तो सर ये बहुत पहले अपनी मौत आप मर जाते। ये जो 60-70 हज़ार लोगों का जो कत्ल हुआ है, जिन्हें शहीद कर दिया गया गजा में, और आज एक पूरे गजा को आपने एक जेल में कन्वर्ट कर दिया, ये सब कुछ इसकी अमेरिका पे इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। बाज़ लोग कहते हैं जी कि पहले तो आप बड़ी तारीफ करते थे डोनाल्ड ट्रंप की। याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि लोग अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सर्वाइवल के लिए, देख लें, आपने पाकिस्तान को दोस्त क्यों एकदम से बनाया? क्योंकि आप अमेरिका भारत को आंखें दिखाना चाहता था, और भारत चूंकि चाइना के करीब हो रहा है, रशिया के करीब हो रहा है, एक नया ब्लॉक बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, फिर हम पाकिस्तान के साथ जाते हैं। और फिर याद रखिएगा कि माजी में भी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बाइडेन सरकार हो, हमें इसी किस्म के ट्रेंड्स जो हैं, पैटर्न्स नजर आते हैं पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती के दरमियान। ख्वाजा साहब का जी जवाब क्या था कि हमारे कुछ ब्रादर मुल्कों के अमेरिका से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, वो अपना ताल्लुक इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबेल प्राइज़ नामजदगी के वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, और हमने ये पाक भारत जंग के पस मंज़र में ऐलान किया। ठीक है जी, आपने ऐलान कर दिया, लेकिन आप ये ज़रूर कहते कि हम आपके लिए जो हमने जो ऐलान किया, हम ये समझते हैं कि आप एक कदम आगे जाकर गजा में भी इस जंग को बंद करेंगे। देखिए, ये जो 32 ममालिक के साथ डोनाल्ड ट्रंप की अलाला से मुलाकात हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें इस्लामी ममालिक का जो ब्लॉक है, और उसमें ये सवाल उठाया गया, कतर ने एक्सटेंसिवली इसके ऊपर जी जोर दिया है। उसकी एक वजह ये थी कि एक तो कतर पे हमला हो गया और अमेरिका ने कुछ नहीं किया, जहाज़ लेके मज़े किए, सब कुछ जो है उन्होंने आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया। तो कतर ने जोर लगाया और उन्होंने पुश किया है अमेरिका को कि आप इस जंग को बंद करवाएं, लेकिन हमें नज़र नहीं आया कि अमेरिका पर प्रेशर पाकिस्तान की तरफ से उस तरह से बढ़ाया गया हो। तो ये वो पस मंज़र है जो आज ख्वाजा साहब ने हमारे सामने रखा। लेकिन सर ये वो दोस्त हैं, अगर ये ज़्यादा देर बैठे रहते तो इनसे सवाल होना था कि ख्वाजा साहब आप जब हार रहे थे तो आपने क्या जनरल बाजवा को फ़ोन किया, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल हुई, फिर आप पहली दफ़ा हारे, फिर दूसरी दफ़ा हारे, फिर आप दोबारा आ गए, तो आपके पास ऐसा कौन सा गुर है जो आप जर्नैलों को शीशे में उतार लेते हैं? तो ये तमाम सवालात हो सकते थे। आपके लीडर के बारे में सवाल हो सकता था, लेकिन ख्वाजा साहब का ख्याल था कि वो पाकिस्तान का मीडिया है और मेहदी हसन को भी खामोश करवा दिया जाएगा, यह प्रोग्राम चलेगा नहीं।
तो मेहदी अनफिल्टर्ड उसमें ये तमाम सवाल पूछे और ख्वाजा साहब के पास इनका जवाब नहीं था। मैं व्यूअर्स आपको ना ख्वाजा आसिफ चूँकि हेडलाइंस में आज रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें नहीं चल रही, शमा जुनेजो के हवाले से ये वजाहत, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने आजकल ट्वीट्स के अंदर इनका नाम देखा और इनके बारे में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गलीज़ किस्म के नाम लेकर पुकारती हैं। आई डोंट नो इनकी तालीम कहाँ चली गई, इनकी तरबियत क्या है, ये लोग कौन है, खुदनुमाई और अपने आप को पर्सोनिफाई करके दुनिया के सामने रखना, सर ये कड़ी खिदमत कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, उसके हवाले से एक वजाहत आ गई। इनके बहुत सारे इनके पीछे खातून बैठी हुई हैं ख्वाजा साहब के ना, तो उनके हवाले से ख्वाजा साहब ने फिर इसकी वजाहत की और उन्हें भी तकलीफ हुई क्योंकि लोग कह रहे थे कि इन्होंने माजी में नेतन्याहू के मुतालिक कुछ ट्वीट्स की हैं उनको टैग करके, तो आप इनको क्यों लेकर गए। अब इसके ऊपर उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन वजाहत क्या थी। सलामती कौंसिल में ये तकरीर वज़ीर आज़म क्योंकि मसरूफ़ थे इसलिए उनकी जगह ये तकरीर मैंने की। ये खातून या किसी ने मेरे पीछे बैठना है, दफ्तर खारजा की सवाबदीद और इख्तियार था। फ़लस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। अबूज़बी बैंक में मुलाजमत के दौरान फ़लस्तीनी दोस्त और कुलीग बने और आज भी मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। गज़ा पे मेरे ख्यालात बड़े वाज़ेह हैं और मैं इसका बरमला इजहार भी करता रहा हूँ। इसराइल और सहूनियत पे मेरे ख्यालात नफरत के सिवा कुछ नहीं। ये खातून कौन है, हमारे वक्त में क्या कर रही थी, ये दफ्तर खारजा आपको बता सकता है। सर ये इतना आसान नहीं है। एक खातून आपके साथ साथ चल रही है, आपके वक्त के साथ साथ चल रही है। ये तो नहीं हो सकता कि एक खातून चलकर दफ्तर खारजा गई और उसने कहा जी मुझे भी शामिल कर लें और वो शामिल हो गई उस लिस्ट पे और वक्त के साथ साथ फिर रही है। ये बाकायदा प्लानिंग के साथ हुआ होगा, कोई राब्ता होगा, किसी के कहने पर आप वो उसे इस वक्त में शामिल करते हैं और आपने हाथ आप खड़े कर दिए कि भाई मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चूँकि देखें होता ये ना कि एक खातून माजी में उसके ट्वीट्स मौजूद हैं, वो नेतन्याहू के हवाले से क्या बात कर रही थी और इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई और आगे जो बंदा बैठा हुआ है वो इसराइल को मुर्दाबाद बार बार कह रहा है। तो लोगों ने कहा कि यार जो लोग तुम्हारे पीछे बैठे थे वो असल में हैं कौन और तुम आगे बैठकर मुर्दाबाद की बात कर रहे हो। पहले तो अपने वक्त को देखो और तुम्हारे इस काफिले में कौन कौन शामिल है। तो लोगों ने सर इस पर तनकीद की, तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान में आ गया। लेकिन पाकिस्तान की जो जग हंसाई हो रही है इस पर दफ्तर खारजा नोटिस लेगा। दफ्तर खारजा शामिल है, ये नहीं हो सकता कि दफ्तर खारजा को पता ना हो और एक बंदे को आप पीछे लाकर खातून को बिठा दें और कहे जी कि मैंने नहीं पता, दफ्तर खारजा जाने और उनका काम जाने। शहबाज शरीफ साहब का जी खिताब है और शहबाज शरीफ साहब को आज रोका जी एक भारतीय सहाफ़ी ने, क्योंकि वो हमेशा से ही काम करते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने पलट कर फिर उसका जवाब दिया और कहा कि ये जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है और हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और हम उसे शिकस्त दे रहे हैं। तो ये उन्होंने जवाब दिया। ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो जवाब देना बनता था। लेकिन व्यूअर्स जो एक इम्पैक्ट होता है ना आपकी तकरीर का, आपका बोलना, आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी सोचते होंगे ना कि यार ये फॉर्म 47 की पैदावार, अभी फॉर्म 47 का अंग्रेज़ों को भी पता लग गया है कि ये किस बला का नाम है। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और इस तकरीर के हवाले से बताया जाता है जी कि 24 करोड़ अवाम के हक़ का दिफा करेंगे, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। सिंध-तास मुआहदे की कोई भी खिलाफ वर्जी हमारे लिए ऐलान जंग होगा, ये भी उन्होंने तड़ी लगा दी। अब ये तमाम बातें पाकिस्तान की फ़ौज को जिस तरह से उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, जंगी जो हमने जहाज़ गिराए उनके, उसका उन्होंने हवाला दिया, 7 जहाज़ गिरा दिए वगैरह वगैरह, ये बातें उन्होंने अपनी इस खिताब में कही हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो लोगों के दिल में उतरनी चाहिए थी, आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है, तो सर अभी तक पता ही चला है कि 27 मिनट के खिताब में जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 घंटे में 10,000 व्यूज़ आए। और अगर आप एक कंपैरिजन करें, ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हम ना भी करना चाहें ना तो हो जाता है। वो कंपैरिजन ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं तो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो वीडियो थी वो खान साहब की थी और इस पर 7.5 मिलियन व्यूज़ हैं। अब काफ़ी देर हो गई लेकिन इसके बावजूद 7.5 मिलियन व्यूज़ आपको मिलेंगे और किसी भी मुल्क के सरबराह के तौर पर ये पहली सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियोज़ है। और इसमें आपको ये भी खबर दूं कि एक दिन पहले ही जलसागाह जो है वो भर गई। कल यानी आज पाकिस्तान की तारीख का, पेशावर की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और इमरान खान की हिदायत के ऊपर इस जलसे का बाकायदा इनेकाद किया जा रहा है। बताया जाता है जी कि कराची, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, बलोचिस्तान से जो काफ़िले हैं वो पेशावर पहुँच चुके हैं
और जो जिस जगह पे ये जलसा होना है वहाँ पे मुख्तलिफ खैमा बस्तियाँ आबाद कर दी गई हैं। उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। खाना, रिहाइश, सब कुछ जो है उसका इंतज़ाम किया गया। एक बड़ा सा स्टेज तैयार कर लिया गया और ख़ास तौर पे इस स्टेज के ऊपर सिर्फ आपको इमरान खान की तस्वीर और उन शोहदा की तस्वीरें नजर आएंगी। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते अपने खाले के हकीकी सजा मिले, उनकी तस्वीरों को इस स्टेज पे लगाया गया। उन्हें ट्रिब्यूट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश किया गया है। आलिया हमजा के हल्के से जी लोगों की एक बड़ी तादाद बसेस में जलसा गाह की तरफ रवाना हुई है। देखना ये होगा कि रास्ते में इनको रोका जाता है या क्या होता है। इस मौके पर अलीमा खान ने कुछ ऐलानात की, भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलीमा खान ये कहती हैं कि हम जलसे में शिरकत करेंगे। आज मैं, मेरी बहनें, हमारी भांजियाँ और मेरी बहन नवासियाँ, हम सब यहाँ आए हैं। इमरान खान चाहते हैं कि एक बड़ा पावर शो, कल पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, लेकिन पेशावर वालों, आपसे मैं खुसूसी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने भरपूर अंदाज में इस जलसे में पहुँचना है। आज पेशावर जलसागाह देखकर हमें हौसला मिला कि इमरान खान अकेला नहीं, इमरान खान मुश्किल में है, लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया। कल के जलसे से यानी आज के जलसे से अवाम इमरान खान को ये पैगाम भेजे कि खान साहब आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हम सब की जंग लड़ रहे हैं और जैसे ही आपकी कॉल आएगी पाकिस्तान की आवाम ज़रूर निकलेगी। अब सवाल हुआ कि कल सरप्राइज़ क्या होगा, तो अलीमा खान से कुछ शरारती नासिर पहुंच जाते हैं जी सवाल करने, लेकिन एक सवाल, उसका जवाब अलीमा खान ने क्या दिया कि तहरीक शुरू हो चुकी, बाकी पार्टी के लिए इमरान खान को की कोई हदायत है तो वो सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात हो गई थी। इमरान खान ने उनको पैगाम दे दिया होगा। रेहाना डार की गुफ्तगू इस मौके पर जी वो भी पहुंच गई हैं। उन्होंने क्या कहा कि ख्वाजा आसिफ का मामला जी मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह इसे सज़ा देगा। कल लाखों लोग जलसा गाह में ज़रूर पहुंचेंगे। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ को नाक शिकस्त दी है। सियालकोट माँ के साथ डट कर खड़ा है। सियालकोट 2 दिन पहले से पहुंच चुका है पेशावर। और ये सच्चे सिपाही हैं जी, किसी को ज़बरदस्ती लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई गोल मेज़ आप खैमे लगाकर लोगों को खाने की लालच देकर नहीं यहाँ पे लाया जा रहा। ये सिर्फ इमरान खान के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और हमेशा निकले हैं। मैं व्यूअर्स आपको नौरीन नियाजी वो भी पहुंची, उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि अवाम निकलेगी तो इमरान खान निकलेंगे। हम इमरान खान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको मुश्किल तरीन कैद तन्हाई में रखा गया जो इंतहाई तकलीफ दे है। देखिए 2.5 बरस ऑलमोस्ट होने को आ गया। एक शख्स जिसे एक छोटे से कमरे में आप कैद कर दें, जहाँ पे हवा के ऊपर भी पहरा हो, जहाँ गर्मी सर्दी ये भी आपके कंट्रोल में हो, जहाँ पे जो पहरेदार खड़े हैं उनकी सोच के ऊपर भी आप पहरे खड़े कर दें। इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान को साफ़ पीने का पानी नहीं दिया जाता। इमरान खान के सेल के हालात जो हैं, ऐसे हालात आप जो लोग सज़ाए मौत की चक्की में जिनको रखा जाता है उनके हालात भी ऐसे नहीं होते, उनको भी अच्छे हालात में यहाँ पर रखा होगा। सर जब भी कभी तारीख लिखी जाएगी ना आज से 10-15 साल बाद, और एक कंपैरिजन ऑटोमेटिकली होगा। दोस्तों वो क्या कंपैरिजन है, लोग ना कंपैरिजन ये करेंगे कि कुलभूषण यादव को भी पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, और एक इमरान खान था पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और दिलों का वज़ीर आज़म, ताहयात दिलों का वज़ीर आज़म, तो उसकी जेल का और कुलभूषण यादव की जेल का कंपैरिजन होगा कि वहाँ पे क्या सहूलियात थी। कभी ना कभी तो इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी ना, लोग तारीख सर खुद ब खुद इसका जायज़ा लेगी। आप रहें ना रहें, आप उस वक्त भी मौरखीन के ऊपर पहरे लगा दें, लेकिन तारीख ज़रूर आपको जज करेगी और आपको लग पता जाएगा कि आज जो जुल्म कर रहे हैं और सिर्फ एक अना है। वो कहते हैं जी कि हम अगर चोरी कर रहे हैं तो यार ये भी हमारे साथ मिल जाए ना, अगर ये नाम हमारा लेगा तो हम इसे अंदर रखेंगे। सर इसकी जो एनोलॉजी है इससे ज़्यादा आसान मैं आपके सामने नहीं रख सकता कि चोर कह रहे हैं कि मिल जाओ हमारे साथ और मिलकर चोरी करते हैं और ज़्यादा शोर ना मचाओ, शोर मचाओगे तो तुम्हें हम जेल में रखेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत, इनके इत्तेहादी सब मिलकर इमरान खान को यही पैगाम बार बार देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जी साइडलाइन कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, वो ये कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया गया। सदर जरदारी बेबस बैठे हैं, कोई उन्हें अहम फैसलों पर ब्रीफ करने की जहमत भी नहीं करता। शर्मिला फारूकी का जी इसका जवाब मरीम को उन्होंने दिया कि सिर्फ तकारीर से आवाम की खिदमत और उनका पेट नहीं भर सकते। बिलावल पंजाब गए तो हालात तारीफ के काबिल नहीं थे, फिर भी उन्होंने मरीम नवाज की तारीफ की। नून लीग को शायद बेनज़ीर का नाम नहीं पसंद, नून लीग को पीपल्स पार्टी या सिंध से क्या चिढ़ है, सिंध नून लीग को वोट नहीं देती,
देता या उनकी सिंध में एक भी सीट नहीं। देखें जी, बात पता है क्या, ये शर्मिला फारूकी या इन जैसे जो किरदार है ना सर, ये इलेक्शन के दिनों में आपको निकलते हुए नजर आते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। इनकी ना पक्की पक्की सीटें हैं, कोई वडेरे की बेटी है, कोई वडेरे का बेटा है, कोई सियासतदान मरूसी किरदार, कोई सियासत के अंदर जो है वो एक मकसद के लिए उसे उतारा जाता है। तो ये सारे लोग ना पाकिस्तान को लूटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों का जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब इनकी जो सल्तनत है उसके ऊपर कोई हमला करता है ना, एक सल्तनत दूसरे सल्तनत के ऊपर जब हमला करती है, ये भी तो मरूसियत की सल्तनत है, तो फिर इनको याद आ जाता है जमहूरियत। बेनज़ीर से आपको क्या मसला है सर? बेनज़ीर और जिए भुट्टो ये नारे लगा लगा कर आप पाकिस्तान की आवाम को लूटते रहे। जिन लोगों को इमदाद पहुंचनी है यार, इमदाद दो और साइड पे हो जाओ। लेकिन मसला ये है कि तकसीम कौन करेगा, किस प्लेटफॉर्म से तकसीम होगी, ब्रांडिंग किसकी होगी। लड़ाई सर इस बात पे हो रही है। और यही वजह थी ना कि ये सिर्फ इन दोनों हुकूमतों की लड़ाई नहीं हो रही, पाकिस्तान में जितनी भी आपकी एनजीओस काम कर रही हैं उनको भी रोका जा रहा है कि खबरदार, तुमने मरीम की तस्वीर के बगैर, ब्रांडिंग के बगैर लोगों में इमदाद तकसीम की। तो वही फार्मूला पंजाब के बाहर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अब मरीम नवाज को लग पता जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है और स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से दी जा रही हैं। मरीम नवाज चूँकि इस वक्त अपने उनके इर्द गिर्द अंकल्स हैं और उन्हें बताते हैं कि बेटा क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। आज मैं उनकी जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जवाब दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो वो एक मैच्योर सियासतदान की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कुछ बातें उनको याद करवाई गई हैं कि बेटा ये जाकर तुमने स्टेज के ऊपर बात करनी है और इस तरह से हैंडल करो। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी मैं आपको खबर दे दूं, डिस्चार्ज हो गए जिनेवा के अस्पताल से, 7 दिन वो अंदर रहे। फैमिली ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ 7 दिन अस्पताल में रहे, जहां उनका दिल के हवाले से एक प्रोसीजर हुआ। नवाज शरीफ जिनेवा के होटल में बेटे हसन नवाज डॉक्टर अदनान के साथ मौजूद हैं और वो हर लिहाज से तंदुरुस्त हैं। नवाज शरीफ का इलाज उसी सर्जन ने किया जो कई साल से उनका इलाज कर रहा है। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जी एक रिपोर्ट है, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।